हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रिया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, जो कि फाइनल ईयर में मेनली आता है। ठीक है, तो आइए हम फेज इक्विलिब्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। फेज इक्विलिब्रिया को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में समझना जरूरी है, जैसे कि फेज होती क्या है, या कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। क्योंकि जहाँ फेज इक्विलिब्रिया की बात आएगी वहां पे गिव्स फेज रूल, जो कि क्या होता है F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, इस रूल की भी बात जरूर आती है। तो ये आया कहाँ से? ठीक है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? दूसरा, यहाँ पे C क्या है, P क्या है और F क्या है। तो जो फेज है उसको तो मैं पी से डिनोट करता हूँ, जो कंपोनेंट है उसको सी से डिनोट करता हूँ, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको अब से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो बारी बारी से एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है फेज, कि भाई फेज किसको कहेंगे। फेज नाम से पता चल रहा है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। लेटेस्ट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने वाटर भर रखा है, दैट इज द, लेट अस टेक दिस इज द वाटर। ओके, दिस इज द वाटर, और ये सारा का सारा वाटर किस में है जी? लिक्विड स्टेट में है। आपने क्या किया, इसमें जो है लेट अस टेक, इसमें कोई इनसोल्यूबल साल्ट डाल दिया। इनसोल्यूबल साल्ट क्या कर दिया जी आपने? ऐड कर दिया। तो साल्ट क्या होगा, नीचे जो है इकट्ठा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा जो साल्ट है, क्योंकि वो इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल तो है नहीं। तो वाटर में, वाटर की जो सरफेस है, नीचे वाली सरफेस है, उस पे जाके क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा ये ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री दिखाई देगी। यहाँ पे ये जो है एक एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला जो है अलग फेज है और नीचे वाली क्या है, एक अलग फेज है। ऊपर वाली फेज में सारा का सारा क्या है, दैट इज द वाटर, और नीचे वाली में सारा का सारा क्या है, दैट इज द इंसोल्यूबल साल्ट। बोले तो इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में जो फेज हैं वो कितने हैं, दैट इज द 2। यानी कि सिंपल डेफिनेशन यदि मैं दूं फेज की, तो फेज की जो सिंपल डेफिनेशन क्या आएगी, डिस्टिंक्ट पार्ट इन द सिस्टम, ये कह लो डिस्टिंक्ट पार्ट इन द सिस्टम इज नोन एज द फेज। सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, कुछ एग्जांपल और समझते हैं, उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है उसको बिल्कुल क्लेरिफाई करेंगे हम। जैसे सेकंड एग्जांपल, लेट अस टेक, आपके पास जो है एक कंटेनर है। लेट अस टेक, आपके पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर पे आपने ऊपर लगा रखा है पिस्टन, यानी कि एक क्लोज कंटेनर है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, दैट इज द वाटर भर रखा है। लेट अस टेक, यहाँ पे आपने क्या भर रखा है, वाटर भर रखा है, सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में। आपने क्या किया, नीचे से आपने हीट इसको देना स्टार्ट किया थ्रू द थ्रू द बर्नर। ठीक है, बर्नर के थ्रू आपने इसको क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया। जैसे ही आप इसको हीट देते हो तो जो वाटर है वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है वाटर वेपर अलग हो गया और लिक्विड अलग है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द वेपर में। तो यहाँ बीच में अपने को एक फिर से एक सेपरेटिंग लेयर बनती हुई दिखाई देती है, जो सेपरेट करती है वाटर वेपर फेज को और वाटर लिक्विड फेज को अलग करती है। तो दिस वन इज नोन एज द फेज नंबर फर्स्ट, एंड दिस इज ऑल्सो इज नोन एज द फेज नंबर सेकेंड। तो यानी कि इस पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ फेज कितनी आएंगे, दैट इज द 2 फेजेस आएंगी। तो यहाँ से आप फेज की डेफिनेशन दे सकते हो। डेफिनेशन ऑफ फेज वो क्या आएगी, डेफिनेशन ऑफ फेज, फेज की जो डेफिनेशन आएगी वो क्या बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सिस्टम, क्योंकि फेज एक सिस्टम का क्या है, पार्ट है, पार्ट ऑफ सिस्टम विच इज, जो कि है क्या, विच इज होमोजीनियस
जो कि क्या है, होमोजीनियस है। एक सिंगल फेज अपने आप में होमोजीनियस का काम करती है, एंड जो कि सेपरेट रहती है, सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के दूसरे पार्ट से क्या रहती है, वो सेपरेट रहती है बाई ए डिस्टिंक्ट बाउंड्री, बाई ए डिस्टिंक्ट बाउंड्री। ओके, डिस्टिंक्ट बाउंड्री से क्या रहती है, सेपरेट रहती है वो। ओके, तो ये था आपका फेज की फेज है क्या, एक प्रकार से सिस्टम का वो पोर्शन, सिस्टम का वो पोर्शन जो अपने आप में तो होमोजीनियस है, बट वो सिस्टम के दूसरे पार्ट से क्या कर सकते हैं, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेके हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जिसमें वाटर जो है सॉलिड में भी प्रेजेंट है, और वाटर लिक्विड में भी प्रेजेंट है, और वाटर वेपर में भी प्रेजेंट है। और ये कहाँ होता है, एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर ये तीनों फेज एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे कुछ इक्विलिब्रियम में क्या क्या करती हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं ऐसे, लिक्विड और इक्विलिब्रियम विद दैट इज द वेपर्स। ओके, तो इन दिस केस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेज आएंगी, वो कितनी आएंगी, वाटर सॉलिड में एक अलग फेज का काम करता है, वाटर सेकंड में एक अलग फेज का काम करता है, और वाटर वेपर्स में एक अलग फेज का काम करता है। क्योंकि वाटर सॉलिड में मतलब आइस, आइस अपने आप में तो होमोजीनियस है, बट आइस सेपरेट कर सकता हूं मैं किससे, दैट इज द वाटर से, इसलिए ये तीनों अपने आप में अलग अलग क्या है, फेजेस हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। लेट अस टेक आपके पास CaCO3 है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने एक कंटेनर में डाल रखा है। लेट अस टेक ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। और ये जो कंटेनर है ये ऊपर से क्या है, बिल्कुल ब्लॉक है। ओके, यानी कि क्लोज कंटेनर में आपने इसमें ऐड किया CaCO3, नीचे से आप इसको क्या कर रहे हो भाई, हॉट कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे नीचे से आप इसको क्या सप्लाई कर रहे हो, दैट इज द हीट सप्लाई कर रहे हो। तो होगा क्या, होगा ये जिस कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होगा किसमें, CaO प्लस CO2 में क्या होता जाएगा, डिसोसिएट। अब जी हमें ये पता है कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड में होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी किस में होता है, सॉलिड में, और CO2 किस में होती है, दैट इज द गैस में। तो ये जो दोनों सॉलिड हैं ये आपस में मिक्स नहीं है, होमोजीनियस मिक्सचर का कभी काम नहीं करेंगे, या ठीक है। तो ये अपने आप में सिंगल फेज है, ये अपने आप में सिंगल फेज है, और ये अपने आप में अलग फेज है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेजेस जो रहेगी इस सिस्टम में, जो टोटल नंबर ऑफ फेज रहेगा वो कितना रहेगा, दैट इज द 3। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे CaO के क्रिस्टल भी मिलेंगे। लेट अस टेक ये रेड वाला मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, CaO से, और यहाँ पे CO2 गैस भी क्या मिलेगी, अलग से मिलेगी, और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें अलग से है ही। एक और अनदर एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल दो इमिसिबल लिक्विड ले लिया आपने, एग्जांपल नंबर 5, दो इमिसिबल लिक्विड। फॉर एग्जांपल आपने ये ले लिया वाटर ऑयल ले लिया, वाटर और ऑयल, दैट इज दिस, ऊपर वाला क्या है, दैट इज द ऑयल। तो ये दोनों एक बीच में सेपरेटिंग लेयर अपने को अलग से दिखाई देती है, बीच में अलग से सेपरेटिंग दिखाई देती है। या एक और ले लो, वाटर में जो है ये वाटर है, वाटर में आप फिनोल ले लो, ये जैसे कि हम लैब में करते भी हैं। ठीक है, फिनोल वाटर सिस्टम जब करते हैं तो अलग अलग दिखाई देती है स्पष्ट बाउंड्री, फिनोल और वाटर की अलग अलग बाउंड्री सेपरेट दिखाई देती है। तो इन सब में टोटल नंबर ऑफ फेज कितनी है, दैट इज द 2। जैसे पहले केस में ऑयल अपने आप में एक फेज है, और जो ये है ये जो है वाटर अपने आप में क्या है, एक अलग फेज है। सिमिलरली यहाँ पे ये अपने आप में फेज है, और वाटर अपने आप में अलग फेज है। तो टोटल नंबर ऑफ फेज इन दिस सिस्टम इज आल्सो 2, और इन दिस सिस्टम इज आल्सो 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेज दिस आ गई। ऐसे आप कोई भी अलॉय ले लो, अलॉय तो नहीं कह सकता, बट आप कोई ऐसा कंपाउंड लो जिसमें
दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स प्रेजेंट हो, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दिया CaOCO3 का एग्जांपल था, CaOCO3 का, तो इसमें दो सॉलिड हैं, तो प्रत्येक जितने भी सॉलिड रहेंगे वो अपने आप में फेज का काम करेंगे। तो याद रखना, अगर तीन सॉलिड हैं फेज, तो वहां पे तीन ही फेज अलग अलग मिलेंगे, तीन सॉलिड के रेस्पेक्ट में, हो सकता है बाकी कोई और भी हो उसमें प्रेजेंट। तो ये था आपका फेज की फेज होता क्या है। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज द कंपोनेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश किया करो कि क्या होता है। आइए देखो कंपोनेंट। कंपोनेंट एक प्रकार से मैं क्या देखूं, मिनिमम या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल ढूंढना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल जिससे कि मैं सिस्टम, पूरे सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट, जितने भी एक प्रकार से ये कहूं कि कंपोजिशंस हैं, उसको मैं डिफाइन करूं। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल दैट डिफाइन ऑल द कंपोजिशन ऑफ सिस्टम की हर प्रकार की कंपोजिशन को डिफाइन कर सके। चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं है मान लेते हैं, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक, आपके पास ये है आइस यानी कि वाटर सॉलिड में इज इक्विलिब्रिया विद लिक्विड, यानी कि वाटर लिक्विड फेज में इज इक्विलिब्रिया विद वेपर्स, वाटर वेपर्स, और वो भी किस में है, दिस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेज तो तीन है, ठीक है, वो तो अलग अलग हो गई, बट यदि मेरे को आइस की कंपोजिशन पता हो ना, तो मुझे लिक्विड और वेपर्स की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं यदि मैं एक्स मानूं, इसको वाई मानूं और इसको जेड मानूं, तो ये सारे के सारे क्या है, इक्विलिब्रिया, मतलब ऑल आर इक्वल, यानी कि एक्स की पता लगते के साथ वाई भी पता लग जाएगा और जेड भी पता लग जाएगा। तो हैं तो यहाँ तीन अलग अलग ये कंपोजिशंस, तीन अलग अलग कंपोजिशन, एक कंपोजिशन ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, बट मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, इनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ आइस का पता हो तो मैं लिक्विड और वेपर अपने आप निकाल दूंगा, और लिक्विड का यदि पता हो तो मैं आइस और वेपर निकाल दूंगा, और यदि वेपर की वैल्यू पता है तो मैं लिक्विड और आइस की वैल्यू को क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट। सो इन दिस सिस्टम जो कंपोनेंट है, इन दिस सिस्टम जो कंपोनेंट है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया था। कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड में होता है और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो भी सॉलिड, प्लस CO2, वो भी क्या है, वो भी सॉलिड नहीं है, वो गैसियस फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपोजिशंस तो तीन है, कंपोजिशन कितनी है, तीन, कंपोजिशन तीन, कौन कौन सी, एक तो CaCO3 है, एक है CaO सॉलिड है, एक CO2 गैस है, बट इन तीनों को डिफाइन करने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज या पॉसिबल वेरिएबल्स आर नोन। ये इस इक्वेशन को आप ऐसे मान लो कि दिस विल बी इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज इक्वल टू जेड। तो एक्स किसके बराबर होगा, वाई प्लस जेड। तो आपको एक्स, वाई और जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको कितनी मिनिमम क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसके लिए कितनी रहेगी, दैट इज द दो मिनिमम वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इस केस में यदि आपको y और x की वैल्यू पता है तो आप z निकाल सकते हो, ठीक है। यदि आपको z और y पता है तो x निकाल सकते हो, यदि आपको x और z पता है तो y ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो सो कहने का मतलब क्या है, इन दिस केस जो कंपोनेंट है वो कितना है, दैट इज द 2 कंपोनेंट्स। और वैसे भी कंपोनेंट्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बताता हूं और उसके माध्यम से भी समझाता हूं कि किस प्रकार से। देखो कंपोनेंट्स का जो फॉर्मूला होता है, कंपोनेंट C, वो क्या होता है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं वो, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस, या एक प्रकार से कहूं इक्विलिब्रिया कितने हैं, इक्विलिब्रिया कितने हैं, इक्विलिब्रिया कितना है, माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं, रिस्ट्रिक्शंस
कितनी है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा किस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन किस केस में, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके, देखो समझने की कोशिश करते हैं कैसे कहाँ क्या होगा। ओके, देखो आओ, यानी कि एक प्रकार से फॉर्मूला लिख लो पहले, C इज इक्वल टू S माइनस ई माइनस आर, जहां C क्या है कंपोनेंट, S क्या है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, E फॉर वेरिएबल्स, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूं, ये इक्विलिब्रिया कितनी है या इक्वेशंस कितनी है, और R फॉर द रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल अपन ने सबसे पहला एग्जांपल लिया था, दैट इज द वाटर, सॉलिड, वाटर, लिक्विड और वाटर वेपर। इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, S की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि ये क्या है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। ओके, बट यहां पे इक्वेशंस कितनी है 2, टोटल इक्वेशंस कितनी है 2, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं। तो टोटल कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, S माइनस ई माइनस आर। रिस्ट्रिक्शन यहाँ कोई है नहीं क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, इसलिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो वैल्यू कितनी आई कंपोनेंट की, S 3 माइनस 2 माइनस 0 बोले तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट दैट इज द 1, और यही अपना आंसर आया था। सेकंड एग्जांपल आपने लिया था वो कौन सा, सेकंड एग्जांपल CaCO3 इक्विलिब्रिया विद CaO प्लस CO2। तो इन दिस केस S इज इक्वल टू ऑल्सो 3, 1 2 एंड 3, 3 स्पीसीज हैं, बट इक्विलिब्रिया कितना है दैट इज द 1, R कितना है दैट इज द 0 क्योंकि चार्ज नहीं है। तो कंपोनेंट किसके बराबर है, S माइनस ई माइनस आर। S कितना 3 माइनस 1 माइनस 0, आंसर विल बी 2। तो C इज इक्वल टू 2, यानी कि इस सिस्टम में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। सो इन सभी बातों से जो कंपोनेंट की जो डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट वो क्या है, पहले वो लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट्स इज द, ये कहूं कि स्मॉलेस्ट, इट इज smallest number of independent variable constituent by mean of which the composition of each phase present can be expressed either directly or in form of chemical equations। ये इसकी क्या है प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर एक और लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक, आपके पास Na2SO4 और वाटर सिस्टम है, ओके ओके, और इसमें भी 3 पार्ट लेता हूं। पहले पार्ट में लेते हैं कि अज्यूमिंग नो डिसोसिएशन, अज्यूमिंग नो डिसोसिएशन, किसी प्रकार का डिसोसिएशन ना हो, उस केस में क्या होगा, देखो देखो उस केस में क्या होगा भाई, एक तो आपके पास Na2SO4 है और एक क्या है वाटर, और ये दोनों के दोनों डिसोसिएट नहीं हो रहे, ठीक है, ओके, डिसोसिएट नहीं हो रहे, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने रहेंगे, दैट इज इक्वल टू 2। इक्विलिब्रिया कितना रहेगा 0, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की इक्वेशन नहीं है, और रिस्ट्रिक्शन कितनी है दैट इज द 0। तो कंपोनेंट कितना आएगा 2 माइनस 0 माइनस 0, यानी कि C इज इक्वल टू 2, यानी कि दोनों के दोनों की वैल्यू आपको पता होगी तभी आप सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो। सेकंड केस में मान लियो कंप्लीट डिसोसिएशन होकर, कंप्लीट डिसोसिएशन अक्कर, तो क्या होगा, देखो आपके पास Na2SO4 था
और आपके पास वाटर था। NO2SO4 डिसोशिएट हुआ Na पॉजिटिव में प्लस SO4 नेगेटिव में। ओके, और सिमिलरली जो वाटर है वो डिसोशिएट हुआ H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, साथ ही और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये हो सकती है कि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आए और दोनों ने मिलके क्या बना दे, दैट इज द NaOH। सिमिलर वे में दो H पॉजिटिव आए, SO4 2 नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना दिया, दैट इज द H2SO4। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज रहेंगे, स्पीसीज देखना कौन कौन से रहेंगे, डिस्टिंक्ट स्पीसीज लेना है। एक तो ये रहेगा Na2SO4, ठीक है, एक ये रहेगा Na पॉजिटिव, एक सल्फेट आयन, एक वाटर, एक H पॉजिटिव, एक OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव ये ले लिया, OH नेगेटिव ये ले लिया, NaOH, ठीक है, H पॉजिटिव ले लिया, सल्फेट ले लिया और H2SO4। सो इन दिस केस total number of species is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8। total number of species will be equal to 8, यानी कि इन दिस सिस्टम टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने, 8। इक्विलिब्रिया कितने हैं, 1 2 3 और 4, क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रिया। अब बात आती है रिस्ट्रिक्शन की, कि रिस्ट्रिक्शन कितनी है। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन को ध्यान से समझो भाई, जितने Na पॉजिटिव हैं उतना ही तो नेगेटिव आयन है, पहली बात। ओके, रिस्ट्रिक्शन है ये। और रिस्ट्रिक्शन दूसरी, जितना H पॉजिटिव है उतना ही OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव है। जितना H पॉजिटिव उतना ही क्या है, OH नेगेटिव। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि कहाँ पे कैसे क्या है। ओके, जितना H पॉजिटिव उतना ही OH, यानी कि इन दिस केस जो रिस्ट्रिक्शन है टोटल कितनी है, दैट इज द 2। तो जी कंपोनेंट की वैल्यू S माइनस E माइनस R, बोले तो 8 माइनस 4 माइनस 2, आंसर कितना आया, दैट इज इक्वल टू 2। तो C की वैल्यू इस सिस्टम के लिए कितनी आएगी, दैट इज द 2। तो दो अपने को क्या चाहिएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जिससे कि मैं कंप्लीट ये जो सिस्टम था इसको मैं क्या कर सकता हूं, डिफाइन। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ है। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट अस टेक NaCl और KBr और वाटर, ये तीन सिस्टम है, और मान के चलता हूं यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन अक्कर। उस केस में क्या होगा भाई, NaCl था, डिसोशिएट हुआ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, इक्विलिब्रिया में है भाई, इस बात को ध्यान रखना, ये इक्विलिब्रिया में। KBr है, इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, K पॉजिटिव और Br नेगेटिव। वाटर है, किस में जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव भी तो मिलके NaBr बना सकते हैं भाई, बिल्कुल बन जाएगा। सिमिलर वे में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, HCl बन सकता है। सिमिलर वे में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना सकते हैं, दैट इज द NaOH का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन। सिमिलर वे में H पॉजिटिव और Br नेगेटिव दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, HBr। यानी कि जो जो आपको पता है वो सारी चीज लिख लो। हमने क्या किया, Na को Br से, Na को OH से ये लिख दिया, तो K को Cl से किया हमने, नहीं किया, ये भी कर लो। K पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके बन गया KCl। सिमिलर वे में H को Br से, H को Cl से, सारे मैंने जितनी पॉसिबिलिटी थी सारी की सारी हमने लिख दी। तो देखो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो देखो कितनी है, स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं देखो,
देखो पहला बात तो क्या है, दिस NaCl, दूसरा Na पॉजिटिव, तीसरा Cl नेगेटिव। तीन तो यहां से हैं, तीन यहां से हैं, KBr, K पॉजिटिव, Br नेगेटिव। फिर यहाँ है वाटर, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। फिर यहाँ NaBr ले लिया, ये लो। फिर यहाँ HCl ले लिया, फिर यहाँ NaOH ले लिया, और फिर यहाँ पे HBr ले लिया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन दिस केस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 नंबर ऑफ स्पीसीज है। ठीक है, 13 नंबर ऑफ क्या है, स्पीसीज इन दिस केस क्या है, प्रेजेंट है। इक्विलिब्रिया कितने हैं यहाँ पे, इक्विलिब्रिया दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रिया भी तो प्रेजेंट है। रिस्ट्रिक्शन की जहां बात आएगी, देखो रिस्ट्रिक्शन की बात वो भी पढ़ लेते हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी है, पहली जितना Na पॉजिटिव उतना ही Cl नेगेटिव, जितना K पॉजिटिव उतना ही Br नेगेटिव, जितना H पॉजिटिव उतना ही OH नेगेटिव। बोले तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितनी है, दैट इज द 3। तो आंसर कंपोनेंट की वैल्यू 13 माइनस 8 माइनस 3, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल टू S माइनस E माइनस R। तो 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। दो वैल्यूज ही निकालने की रिक्वायरमेंट है ताकि कंप्लीट सिस्टम क्या हो जाए, डिफाइन हो जाएगा। सिर्फ आपको दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप कंप्लीट सिस्टम को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो ये था आपका कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या, कंपोनेंट समझ लिया, फेज समझ लिया, अब समझने की कोशिश करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास मिनिमम या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कितने हैं, जिससे कि मैं ये डिफाइन करूं कि सिस्टम उन कंडीशंस पे एग्जिस्ट करे। यानी कि यहां पे हम सिंपल इंग्लिश में कहूं कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड that the conditions of system may define। यानी कि कितने ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जो सिस्टम की कंडीशन को कंप्लीटली डिफाइन कर दे, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, आई होप कि समझ में आया है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है जी, क्या हो सकता है दूसरा, कंसंट्रेशन हो सकता है, क्या हो सकता है जी, प्रेशर हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, या प्रेशर कितना है। तो इनमें से कोई एक वैल्यू या दो वैल्यू या तीन, कितने मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स फैक्टर लूं ताकि सिस्टम की कंडीशन कंप्लीटली डिफाइन हो जाए, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर्टिकुलर यदि इसकी डेफिनेशन लिखें हम, तो देखो डेफिनेशन क्या निकलेगी, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स फैक्टर, नंबर ऑफ वेरिएबल मिनिमम, द नंबर नहीं, द मिनिमम नंबर ऑफ, इस बात को जरूर लिखना, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स किस किस में से, आउट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, विच कैन बी वेरी, जिनको यदि मैं वेरी करूं, कैन बी वेरीड विदाउट, इस प्रकार से चेंज कर रहा हूं ताकि किसी प्रकार का डिस्टरबेंस न हो, डिस्टर्बिंग
द नंबर ऑफ phases present in equilibria that completely define the conditions of system। ओके, तो ये था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक, ये है आपके पास वाटर सॉलिड में, इक्विलिब्रिया विद वाटर वेपर में, इक्विलिब्रिया विद वाटर लिक्विड में। आपके पास ये है, यानी कि इस केस में P की वैल्यू तो है 3 तो फेज है। कंपोनेंट कितने आपके पास निकाल लेंगे, कंपोनेंट S माइनस E माइनस R से। टोटल स्पीसीज 3 है, इक्विलिब्रिया 2 है, रिस्ट्रिक्शन कोई है नहीं। आंसर कितना निकला 1। तो अकॉर्डिंग टू फेज रूल वैल्यू क्या होती है F की, C माइनस P प्लस 2, ठीक है। और ये किसके लिए होती है, फॉर ऑल वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी F की, दैट इज द C 1 माइनस P 3 प्लस 2 दैट इज द 0, यानी कि F की वैल्यू कितनी है 0। यानी कि इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मुझे ना तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, ना मुझे कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट, और ना ही मुझे प्रेशर की रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि इन दिस केस जो वैल्यू होती है टेम्परेचर की वो फिक्स होती है। टेम्परेचर की कितनी होती है, 0.0098 डिग्री सेल्सियस पे ही एग्जिस्ट करता है, जो कि ट्रिपल टेम्परेचर है वाटर का। यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, फिक्स होता है जी 4.58 mmHg। ये भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस के ऊपर ये होगा। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रिया भी क्या हो जाएगा, चेंज। यदि आपने प्रेशर को चेंज किया तो ये इक्विलिब्रिया भी क्या हो जाएगा, चेंज। बट ये इक्विलिब्रिया इसी टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ही क्या करेगा, एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ इन दिस केस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, दैट इज द 0 है। आई होप कि क्लियर हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। ओके, थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।